कहानीकार सुधांशु राय, जो कि हॉरर, डिटेक्टिव और साई-फाई कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी अगली फिल्म बैदा का ट्रेलर आ चुका है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है। लोगों का कहना है इसमें उन्हें तुम्बाड़, ब्रह्मयुगम, स्ट्रेंजर थिंग्स और डार्क जैसी जबरदस्त फिल्मों और वेब सीरीज की झलक दिखती है। आइए हम भी कुछ झलकें देखते हैं। अगर उसने एक अलग डायमेंशन यानी कि एक नई दुनिया बनाई है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी क्रिएट किए होंगे। मुझे तो सच में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप लोग भी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जाकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। याद रहे, बैदा एक साई-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर है, तो सिनेमा घरों में 21 मार्च को दस्तक दे रही है। अब जल्दी से जाइए और ट्रेलर पर कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। हमने भी कमेंट किया है। तंत्र विद्या, जो सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इस शब्द के भीतर कितने गहरे रहस्य छिपे हैं, इसका एक आम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। काला जादू, टोना टोटका, सब इसका हिस्सा है। परंतु तंत्र विद्या अपने आप में इतना गहरा समुद्र है जिसकी गहराई कभी कोई नाप नहीं सकता। इसकी गहराई इतनी खतरनाक है कि जिसने इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से, या यूं कहें इसका कुछ अंश मात्र भी जान लिया हो, तो इंसान कभी संभव ना होने वाली चीज, या यूं कहें जिस चीज की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, वो भी इसके माध्यम से संभव किया जा सकता है। लेकिन सुनने में ये जितना सरल दिखता है, इसकी गहराई को समझना उतना ही विचित्र है। मोहिनी, एक 23 वर्षीय लड़की, बेहद खूबसूरत, लंबे काले घने बाल, जो एक बार उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए, लेकिन जब कोई उसका पूर्ण रूप देख ले तो उसे दुत्कार दे। भगवान ने मोहिनी को इतना सुंदर रूप तो दिया था, लेकिन शरीर से वो विकलांग थी। बचपन में हुए एक एक्सीडेंट ने उसे शरीर से अपाहिज बना दिया। वो बचपन में अपनी उम्र के बच्चों को खेलते, भागते, दौड़ते देखती तो उसका मन अंदर ही अंदर की चोट उठता। उसकी जिंदगी अब उसकी व्हीलचेयर पर सिमट कर रह चुकी थी। वो सबको दौड़ते देखती तो अपने व्हीलचेयर को घर की तरफ मोड़कर घर के आंगन में पहुंचते ही अपना चेहरा छिपाए आंसुओं से अपना दर्द बयान करने लगती। अंदर ही अंदर वो इतनी ज्यादा घुटती कि अब तो किसी से बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी एक छोटी बहन वैशाली भी थी, जो उसे एक छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। वो मोहिनी को उदास देखती तो हमेशा उसकी उदासी दूर करने के नए नए तरीके खोजती। मम्मी, दीदी कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बेटा, मोहिनी अपने रूम में है। फिर से उसने आज खाना नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद किए हुए है, किसी को अंदर नहीं आने दे रही। कुछ खाया भी नहीं उसने। आप चिंता मत करो मम्मा, मैं दीदी को खाना खिला दूंगी। आप मुझे खाना दे दो। कहने को वैशाली की उम्र कम थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वो बहुत समझदार हो चुकी थी। अपनी बहन की उदासी वो एक पल भी देख नहीं पाती थी। मोहिनी अक्सर जब भी उदास होकर बिना खाए पिए खुद को जब अपने कमरे में बंद कर लेती थी, तो वैशाली ही उसे बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। शायद बचपन से ही वैशाली ने खुद से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखा और खुद से बढ़कर ही उसे प्यार किया। समय बीता और दोनों बहनें जवान हुईं, लेकिन दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी, जिसका असर कहीं ना कहीं अब मोहिनी के दिमाग पर होने लगा। धीरे धीरे अपनी बहन की चिंता और प्यार उसे कांटे की तरह चुभने लगा। अरे दीदी, आप दाई माँ के कमरे में क्या कर रही हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पहले आंगन में ढूंढा, फिर आपके कमरे में, और देखो आप मिली भी तो कहाँ पर मिली। क्यों, मैं अपने कमरे या आंगन के अलावा कहीं नहीं जा सकती हूँ क्या? कोई पाबंदी है मुझ पर? अरे नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ये सब छोड़िए, ये देखिए मेरा रिजल्ट। आपकी छोटी बहन ने कॉलेज में टॉप किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थकान सी हो रही है, मुझे अपने रूम में जाना है। अच्छा ठीक है, चलिए
मैं आपको आपके रूम में छोड़ आती हूँ। क्यों छोड़ोगी तुम मुझे मेरे रूम तक? पैरों से अपाहिज हूँ लेकिन हाथ काम करते हैं मेरे। खुद अपनी व्हीलचेयर चलाकर अपने रूम तक जा सकती हूँ मैं। नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मोहिनी ने वैशाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथों से व्हीलचेयर के पहिए घुमाती हुई गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को गुस्से में पटकते हुए बंद कर दिया। वो कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और खुद को आईने में देखते हुए रोने लगी। ये सब दिखाकर आखिर क्या जताना चाह रही है वो? कि मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाई, मैं भी आज अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रही होती। अगर उस एक्सीडेंट में अपाहिज ना हुई होती तो मैं भी वो जिंदगी जी रही होती जो आज वैशाली जी रही है। लेकिन मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी सकती। या तो अब मैं इस जिंदगी को खत्म करूंगी या किसी भी तरह वो सब कुछ हासिल करूंगी जो उसके पास है, चाहे उसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहिनी ने गुस्से में आईने में देखा और ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी। गुस्से में अक्सर वो खुद पर काबू खो बैठती थी और वैशाली को ही उसे शांत कराना पड़ता था। सामान के टूटने की आवाज सुनकर वैशाली दौड़ती हुई मोहिनी के कमरे में आई और उसे शांत करने के लिए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक है ना दीदी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। जाओ यहाँ से और मुझसे बिना पूछे दोबारा मेरे कमरे में मत आना। लेकिन दीदी मैं तो, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ समय अकेले रहना है। अब ठीक है दीदी। वैशाली मोहिनी के कमरे से बाहर निकली और उसने दरवाजे को हल्का बंद कर दिया। लेकिन उसके वहां से जाते ही मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें टूटे हुए 2-3 बाल थे। जब वैशाली ने उसे गले से लगाया था तब उसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी ने उसके कुर्ते पर गिरे उसके बाल के कुछ टूटे हुए बालों को ले लिया। मुझे जो चाहिए था आखिरकार मिल ही गया। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मोहिनी। अब तुझे ज्यादा समय तक ये अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, नहीं जीनी पड़ेगी ये जिंदगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और 1 घंटे बाद मोहिनी की माँ उसके कमरे में उसे दवाई देने के लिए आई। आज वैशाली से गुस्सा हो गई तू, इसीलिए आज मैं तुझे दवाई खिलाने आई हूँ। क्यों छोटी बहन पर गुस्सा करती है? ये ले, दवाई ले और आराम से सो जा। उसकी माँ ने उसे दवाई दी और वहां से चली गई। लेकिन मोहिनी ने दवाई नहीं खाई। उसने दवाई को मुंह से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। रात के लगभग 1:30 बजे का समय था। घर में सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मोहिनी के बिस्तर के बगल में उसकी व्हीलचेयर रखी थी। उसने जैसे तैसे अपने हाथों का सहारा लिया और व्हीलचेयर पर बैठने लगी। बड़ी जद्दोजहद करके वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठ पाई और अपनी अलमारी की तरफ गई। उसने अलमारी खोली तो कपड़ों के नीचे एक किताब रखी थी। उसने उस किताब को निकाला और व्हीलचेयर घुमाकर अपने बिस्तर की तरफ आ गई। बस कुछ रातें हैं तुम्हारे पास वैशाली, उसके बाद मैं सब खत्म कर दूंगी। उसने उस किताब का एक पन्ना खोला और वैशाली के सर से उसने जो बाल निकाले थे उस किताब के एक पन्ने के बीच रख दिए। अगले दिन वैशाली कॉलेज से घर आई तो मोहिनी बड़ी ही खुश हॉल में टीवी देख रही थी। अरे वाह दीदी, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हो। तो क्या ना रहूं मैं खुश? खुश रहने का अधिकार क्या सिर्फ तुम्हें है? आप हमेशा मेरी बातों को गलत क्यों समझती हो दीदी? मैं भला क्यों चाहूंगी कि आप खुश ना रहो? वैशाली को आज मोहिनी की बात का बुरा लग गया तो वो वहां से जाने लगी। लेकिन मोहिनी ने जानबूझकर अपनी व्हीलचेयर आगे कर दी। वैशाली उसकी व्हीलचेयर से टकराकर गिर गई और उसका सर वहां पर रखी टेबल से जा लगा। उसके माथे पर हल्की चोट लगी और माथे से खून निकलने लगा। अरे आई एम सो सॉरी वैशाली, मुझे नहीं पता था कि तुम गिर जाओगी। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी चोट है। आप बैठो, मैं अपने माथे पर बैंडेज लगाकर आती हूँ। वैशाली अपने माथे पर बैंडेज लगाने अंदर चली गई और इसी बीच मौका पाकर मोहिनी ने टेबल पर लगे उसके खून को अपने रुमाल से साफ कर दिया और सीधी अपने कमरे की ओर चली गई।
उसने वैशाली के खून से सने उस रुमाल को अपने ड्रॉअर में रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को सबने खाना खाया। वैशाली उसे उसके कमरे में छोड़कर गई। मोहिनी आज बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही थी। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे उसने अपनी अलमारी खोली और फिर से वही किताब निकाली और अपने ड्रॉअर से वैशाली के खून से भरा रुमाल निकालकर उसने उस किताब के साथ ही अपने रूम की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। पूरे कमरे में अंधेरा था। वैशाली ने अपनी ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर खोला और उसके अंदर से एक कैंडल और माचिस निकाली। उसने कैंडल को जलाया तो सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसका चेहरा अंधेरे में चमकने लगा। उसने वो किताब खोली और मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। उसने वैशाली के खून से सने रुमाल को निकाला और उस पर अपने सर के कुछ बाल काट कर रख दिए। अब उसने एक साफ कपड़ा लिया और उसके अंदर वो बाल रख दिए जो उसने वैशाली के सर से लिए थे। उसने अपनी उंगली पर ब्लेड से एक कट लगाया और कपड़े पर रखे वैशाली के बालों पर अपने खून की कुछ बूंदें टपका दी। उसने वैशाली के खून और अपने बालों वाले रुमाल की पोटली बनाकर उसे अपने सिरहाने के नीचे रख दिया और जिस कपड़े में उसका खून और वैशाली के बाल थे उसने उसे संभाल कर अपने ड्रॉअर में रख दिया। सुबह हुई तो वैशाली कुछ थका थका महसूस करने लगी। सब लोग सुबह बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वैशाली बोली, मम्मा, आज मोहित आपसे मिलने वाला है, आपको याद है ना? अरे हाँ बेटा, मुझे याद है। मोहित? ये मोहित कौन है? अरे दीदी, मैंने आपको बताया तो था, लगता है आप भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो थोड़ी देर बाद आएगा तो आप उससे मिल लेना। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा नॉक हुआ। वैशाली ने जाकर गेट खोला तो मोहित सामने खड़ा था। वो उसे ड्राइंग रूम में लेकर आई जहां पर उसकी मॉम थी। मोहिनी भी वहीं पर थी। उसने मोहित को देखा तो उसके मन में वैशाली के लिए जलन और बढ़ गई। वैशाली ने बताया था बेटा तुम्हारे बारे में। मैंने सुना है कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है और उससे पहले तुम लोग शादी करना चाहते हो। हाँ आंटी, मम्मी पापा से भी मैंने इस बारे में बात की है। उनका भी यही कहना है। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, जब तुम दोनों को ऐतराज नहीं तो मुझे कैसा ऐतराज होगा? पंडित जी से बात करके हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। इसकी शादी के लिए यहाँ पर मुहूर्त निकलवाने की बात की जा रही है, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर मैं भी तो इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं होने दूंगी। अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे वैशाली को भी नहीं मिलने दूंगी। शादी की बात पक्की हो गई थी। बस अब पंडित जी से शादी का मुहूर्त तय करवाना था। आज रात मोहिनी के मन में वैशाली के लिए एक अजीब सी जलन थी। वो अपने कमरे में गई और उसने अपने ड्रॉअर में रखी उस पोटली को उठाया जिसमें उसका खून और वैशाली के बाल थे। वो बहाने से वैशाली के कमरे में गई। अरे दीदी आप, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। आज मन था कि आपके साथ ही सो जाऊं। मोहित के बारे में बहुत सी बातें करनी थी मुझे आपसे। बातें तो मुझे भी करनी थी, इसीलिए मैं ही यहाँ पर आ गई। लेकिन मुझे आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाकर ले आओगी क्या? क्यों नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैशाली मोहिनी के लिए चाय बनाने गई। तभी उसने मौका पाकर उसके पलंग के गद्दे के नीचे उस पोटली को रख दिया। थोड़ी देर बाद वैशाली चाय बनाकर लाई। दोनों ने कुछ देर बात की। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आ जाओ। अरे दीदी, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप आज मेरे साथ ही सो जाइए ना। नहीं नहीं, मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। और थोड़ी सर्दी लगी है तो तुम्हें भी जुकाम ना हो जाए तो अलग सोना ही बेहतर है। ठीक है दीदी। वैशाली मोहिनी को उसके कमरे में छोड़ आई और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो वहां से वापस अपने कमरे में चली गई और उसके जाते ही मोहिनी ने अपने सिरहाने के नीचे से उस रुमाल की पोटली को निकाला जिसमें वैशाली का खून और मोहिनी के सर के कटे हुए बाल थे। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और टेबल के ड्रॉअर से तंत्र की किताब निकाली और उसने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही मंत्रों को 111 बार पढ़ा, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा।
और वैशाली का शरीर भी बुरी तरह तड़पने लगा। ऐसा लगा मानो वहां बहुत तेज भूकंप आ गया हो। दोनों के बिस्तर तेजी से हिलने लगे। उसका शरीर इतनी बुरी तरह तड़प रहा था जैसे तो शरीर से आत्मा निकल रही हो। कुछ देर तक उन दोनों का शरीर बहुत बुरी तरह तड़पा, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ये मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं मोहिनी दीदी के कमरे में क्या कर रही हूँ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? और मेरे हाथ में ये क्या है? ये तो मोहिनी दीदी का रुमाल है, लेकिन इसके अंदर ये खून और कटे हुए बाल। इससे पहले कि वैशाली को कुछ भी समझ आए और वो चिल्लाना शुरू कर दे, मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। आज से मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करेगी और जीवन के जो सुख तुम भोगने वाली थी अब वो मेरे होंगे। मोहिनी ने तंत्र विद्या से अपनी बहन की आत्मा से अपनी आत्मा की अदला बदली कर ली। उसकी बहन की आत्मा अब उसके अपाहिज शरीर में थी। वो उठी और अपने कमरे की तरफ गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सामने मेरा शरीर कैसे चलकर आ सकता है? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही? नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम कोई बुरा सपना नहीं देख रही। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी थी, लेकिन तुमने नहीं बताई, तो कोई बात नहीं। आखिरी इच्छा पूरी किए बिना ही तुम्हें अलविदा। मोहिनी ने पहले से ही अपने कमरे में एक खुली वायर छोड़ी थी। उसने अपने शरीर को करंट दिया और कुछ ही देर में उसका शरीर एक मुर्दा शरीर बन गया। सबको लगेगा कि मोहिनी तो चल बसी। कभी कोई समझ नहीं पाएगा कि मोहिनी तो जिंदा है और जो मर गई है वो वैशाली है। ये आत्मा और आत्मा का खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। उसने अपने मृत शरीर के हाथ से वो रुमाल की पोटली ली और वैशाली के कमरे में चली गई। वैशाली के कमरे में जाकर आज उसी के रूप में वो आराम से सो गई। सुबह जब उसकी मां मोहिनी के कमरे में उसे उठाने गई तो उसकी चीख निकल गई। मोहिनी के चल बसने की खबर ने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। मोहिनी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। पंडित जी ने उसकी अस्थियों को उन्हें दे दिया। आप इन अस्थियों को मुझे दे दो माँ, मैं गंगा जी जाकर इन्हें खुद प्रवाहित करके आऊंगी। वैशाली ने मोहिनी की अस्थियों को अपनी मां से ले लिया, लेकिन उसने उन्हें गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि वैशाली के कमरे की अलमारी के पीछे संभाल कर रख दिया। तेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मैं तो तुझे अपनी कैद में रखना चाहती हूँ। तेरी मुक्ति मैं कभी नहीं होने दूंगी, मेरी प्यारी बहन वैशाली। सबको लगता है कि मोहिनी चल बसी है, लेकिन वैशाली के शरीर में रहकर मोहिनी अपनी हर इच्छा पूरी कर रही थी। और आज तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी। वो थी उसकी शादी की इच्छा। मोहित को लग रहा था कि वो अपने कॉलेज के प्यार वैशाली से शादी कर रहा है, पर ये तो सिर्फ शरीर वैशाली का है, मगर आत्मा मोहिनी की। उन दोनों की शादी हुई और शादी को कुछ समय बीता। पता नहीं वैशाली, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह हो गया है। बहन का मतलब मोहिनी दीदी की तरह? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।